जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करेंगे एकदम बेहतरीन होंगे, एकदम शानदार होंगे और आप सब लोगों की एक मुस्कुराहट दिखनी चाहिए कि हाँ आप सब एकदम अच्छे हैं। सपना सिंह, शैलेश, अंकुर, सीमा, नरेंद्र कुमार, संदेश गुजर, स्पोर्ट्स, निशा, आजमगढ़, हरेंद्र, नीतीश, सारे प्यारे दोस्तों का बहुत स्वागत है। और मित्र, हम अपने पहले फेज को पार कर चुके हैं, यानी आज कर जाएंगे और हम प्रैक्टिस सेट नंबर 10 पर पहुंच चुके हैं। आप सब लोगों को बता दूं, जो नए छात्र होंगे, मैं हमेशा से इस 3 बजे के प्रैक्टिस सेट को कराता रहा हूं और 10 सेट के बाद में हम एक रिवीजन सेट करते हैं, जिसमें मैं ये देखना चाहता हूं आप लोगों का स्कोर। वो आप ही का सेट होता है, उसमें हम व्याख्या नहीं करते हैं, लेकिन आपको खुद को प्रूव करना होता है कि हाँ जी, मैंने 10 सेट तक एक अच्छी मेहनत की है। और वो 10 सेट के वन लाइनर क्वेश्चन होंगे। कितने दोस्त उसको पहले से अटेम्प्ट करते आए, एक बार थम्स अप करके मुझे बता देंगे, ताकि मुझे पता चले कि बहुत सारे छात्र पहले से जुड़े हुए हैं इस सेट से। ठीक है, तो उसमें वन लाइनर क्वेश्चन होंगे, ऑप्शन कोई नहीं होगा, सिर्फ आपको आंसर करना होगा। वो जो ये दिखाएगा कि हाँ आपका रिवीजन एकदम से ज़बरदस्त है और आप एक शानदार छात्र हैं। ठीक है, तो कल हम उसको कर रहे होंगे, तो सारे छात्रों से उम्मीद करूंगा जितने भी छात्र हैं कल के 3 बजे वाले सेशन को जरूर अटेंड करेंगे और ये दिखाएंगे कि आपका स्कोर बहुत अच्छा है और आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं। तो प्रैक्टिस सेट नंबर 11 पर हम चलते हैं, उस सॉरी 10 पर। उससे पहले प्रैक्टिस सेट 9 के 5 क्वेश्चन के आंसर आप करेंगे, देखेंगे ध्यान से। सत्यजीत रे को ऑस्कर अवार्ड कब मिला? माई टाइम माई लाइफ किसकी पुस्तक है? भारत में पहली बार राष्ट्रमंडल खेल कब हुए? और किस राज्य में दूसरी सर्वाधिक राज्य सीट है? राज्यसभा सीट का मतलब है कि जहां पर दूसरे नंबर पर राज्यसभा सीट हो। ठीक है, जीएसटी परिषद में कुल कितने सदस्य हैं ये भी आपको बताना है, यानी जीएसटी काउंसिल में कितने सदस्य होते हैं। तो सत्यजीत रे पहले पहले पुरुष हैं जिनको दोस्त हमारा ऑस्कर अवार्ड मिला। कुछ दोस्त ऐसे भी हैं जो ये बता सकते हैं ऑस्कर पुरस्कारों की शुरुआत कब हुई थी, क्योंकि ये दोस्त फिल्म इंडस्ट्री का, फिल्म उद्योग का सबसे सबसे बड़ा, क्या बोलोगे, फिल्म इंडस्ट्री का सबसे बड़ा अवार्ड यही है आपका ऑस्कर। तो इनकी शुरुआत कब हुई जरा बता सकते हैं क्या बच्चे? सारे दोस्तों का उत्तर मैं देखना चाहूंगा। 1978 वाले गलत लिख रहे हैं, अभी तक नहीं आंसर मिल रहे हैं मुझे। 1930 लिख रहे हैं, कुछ गलत आंसर है। 1929 जितने बच्चों ने लिखा है एकदम से ठीक लिखा है। माई टाइम्स माई लाइफ किसकी पुस्तक है? ये शीला दीक्षित की पुस्तक है। और शीला दीक्षित बताई, मैंने आपको बताया था किस यूटी की ये आपका सीएम रही है, चीफ मिनिस्टर रही हैं। तो दिल्ली आपका आंसर आएगा। भारत में पहली बार राष्ट्रमंडल खेल कब हुए? देखो, वैश्विक रूप से राष्ट्रमंडल खेलों की बात करें तो सबसे पहले ये कहाँ पर हुए थे? हैमिल्टन कनाडा में हुए थे। कहाँ पर हुए थे? हैमिल्टन कनाडा में आयोजित हुए थे। और पहली बार ये भारत में आयोजित हुए 2010 में। और भारत के किस शहर में मित्र आयोजित हुए? तो आप बोलेंगे भैया जी नई दिल्ली में आयोजित हुए। कहाँ पर? नई दिल्ली में ये आयोजित हुए। कहाँ पर? नई दिल्ली में आयोजित हुए। किस राज्य में दूसरी सर्वाधिक राज्यसभा सीट है? तो जैसे सबसे ज्यादा तो यूपी में 31 सीट, फिर आता है आपका, क्या बोलेंगे, 31 सीट के बाद में आप लोग उत्तर बताएंगे किसका नंबर आएगा, जिसमें आपका, मैं आपको हिंट दे देता हूं कि दूसरे नंबर पर सीट है, यानी कि 19 सीट है। और आपका आंसर आना चाहिए महाराष्ट्र भैया जी, 19 सीटों के साथ में दूसरे नंबर पर है, जैसा कि मैं आप सब लोगों का उत्तर देख भी पा रहा हूँ। जीएसटी परिषद में कुल कितने सदस्य हैं? कुछ दोस्त बिहार लिख रहे हैं, दोस्त तुक्का नहीं लगाना है। जीएसटी परिषद में 33 सदस्य होते हैं। मुझे बताया जीएसटी जो काउंसिल होती है आर्टिकल 279 में, उसका अध्यक्ष कौन होता है? हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ जीएसटी काउंसिल? तो आप क्या बोलेंगे? फाइनेंस मिनिस्टर होता है, यानी कि वित्त मंत्री। क्या बोलोगे? वित्त मंत्री जो होता है वो क्या होता है इसका? फाइनेंस मिनिस्टर इसका अध्यक्ष होता है। ठीक है, तो उम्मीद करूंगा आप सब लोगों का स्कोर एक बार दिखा देंगे। शुभम कितना कितना स्कोर सबका आया है? शुभम यादव जी का 5 स्कोर है, भावेश बंजारा 4 स्कोर है, गोविंद सिंह 4 स्कोर है आपका। दिखाएंगे भैया। प्रथम जहांगीर आपने सही उत्तर दिया था दोस्त। रामहारी मीना, रिंकी 5 है, पलविंदर कौर बर्बाद बालक के 4 स्कोर है, चेतन कपगाटे 5 हैं आपका, ऋषु वर्मा 4 हैं, नवीन सर का लाडला 4 हैं, रमा विश्व का आपका मनीष यादव 5 हैं, रवि रेवल 5 हैं, अमलेश्वर पांडे 5 हैं। बहुत शाबाश। तो आज के प्रैक्टिस सेशन की तरफ बढ़ते हैं और आज के इस प्रैक्टिस सेशन में दोस्त आप लोगों को बहुत अच्छे से नोट्स बनाने हैं और आंसर करने हैं। कुम्मी लोक नृत्य, कुम्मी जो लोक डांस है आपका, कुम्मी लोक नृत्य है, भारत के किस राज्य की महिलाओं द्वारा किया जाता है? किस राज्य की महिलाएं करती हैं? तो आपका आंसर आएगा भैया जी तमिलनाडु की महिलाएं करती हैं। मैं आपसे तमिलनाडु के बाकी डांस पूछूं दोस्त, क्या आंसर आएगा आपका? तमिलनाडु के आप बोलोगे भैया मिल से, देखते हैं मिल, मिल से बनता है यिल, ओ यिल अट्टम। क्या बोलोगे? ओ यिल अट्टम है जी, कभी गलती नहीं करनी है। ओ यिल अट्टम है, माथिल अट्टम है, ठीक है, माथिल अट्टम है आपका,
सिलबट्टम है। क्या बोलोगे? सिलबट्टम है आपका, सिलबट्टम। देखो अट्टम कहाँ पर आएगा हमेशा? अट्टम कहाँ पर आता है? मोहिनी अट्टम। अट्टम ज्यादातर पहचान है केरल के डांस की, लेकिन ऐसी मानसिकता आप नहीं बनाओगे कि जी अट्टम है तो केरल ही है, ठीक है? तो क्या बोलेंगे? आपका सिलबट्टम। तो इनको कैसे याद करें? तमिल में मिल आया, मिल, यिल, थिल और सिल, मिल, यिल, थिल और सिल। जैसे आपसे पूछे बम्बर डांस होता है, कहाँ का है? तमिलनाडु का है। देवरट्टम कहाँ का है? तो ये 4-5 याद रख लो। बाकी सारे अट्टम कहाँ के हैं? बाकी सारे अट्टम आपका फिर हम बोलेंगे केरल के हैं। काजाई कोथू कहाँ का है डांस? काजाई कोथू डांस कहाँ का है? तो आप कहेंगे तमिलनाडु का है। और साथ में आपका बोमल अट्टम कहाँ का है? बोमलट्टम, ठीक है? बोमल अट्टम कहाँ का है? ये तमिलनाडु का है। क्या बोलेंगे? भैया जी ये तमिलनाडु का है। आप मुझे राजस्थान के एक एक डांस बताएंगे, वही फटाफट से बोलेंगे। भैया आपने पिछली क्लास में जीएसटी लागू करने वाला अंतिम राज्य हरियाणा बताया। क्या मैंने ऐसा बताया दोस्त, जीएसटी लागू करने वाला अंतिम राज्य हरियाणा? अंतिम राज्य नहीं, मतलब दूसरा राज्य है वो आपका। असम के बाद में दूसरा राज्य हरियाणा है, तो शायद मैंने गलती से अंतिम लिख दिया, अंतिम जम्मू कश्मीर होगा। आप लोग पिछली क्लास में अपना एडिट कर सकते हैं इस एक चीज को। एक बच्चा लिख रहा है कि आपने अंतिम राज्य भैया वो बता दिया है हरियाणा। सेकंड राज्य है हरियाणा, सेकंड सेकंड सेकंड, ठीक है? क्या बोलेंगे? राजस्थान की अगर हम बात करें दोस्त, राजस्थान के बताइए कौन कौन से होंगे? तो राजस्थान की अगर हम बात करें, राजस्थान का आपका मोरिया और मांदल होगा। क्या बोलोगे? मोरिया और मांदल होगा आपका, मोरिया और मांदल होगा। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करते हैं, मध्य प्रदेश में दोस्त आपका रेफ और गोंचो होगा। रेफ और गोंचो डांस कहाँ के? एकदम नए डांस बता रहा हूँ, और जो अभी आपका बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल वगैरह में पूछे गए। पांता आपका और फिरकल डांस कहाँ का है? साथ में फगुआ भी याद रख लेना। पांता, फिरगल और फगुआ ये कहाँ के हैं? ये झारखंड के हैं। क्या बोलोगे? झारखंड के हैं। कभी भी गलती नहीं करनी है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को उस्ताद अल्लाह रखा खां कुरैशी ने लोकप्रिय बनाया, यानी उसको पॉपुलैरिटी दी अल्लाह रखा खान ने? क्या बोलेंगे जी? बांसुरी है, तबला है, संतूर है या फिर शहनाई है? भैया जी आंसर होगा हमारा तबला। अल्लाह रखा खान किसके? अल्लाह रखा खान है, जिनको अल्लाह रखा कुरैशी इनका पूरा नाम है। तो मुझे बताइए अल्लाह रखा खान के बेटे का क्या नाम है? अल्लाह रखा खान के जो पुत्र हैं उनका नाम है जाकिर हुसैन। और मुझे बताइए जाकिर हुसैन को दोस्त पद्म विभूषण कब मिला? तो आप सब लोगों का आंसर क्या आएगा? जाकिर हुसैन को जो भैया जी पद्म विभूषण मिला वो हाल ही में, तो रिसेंट के 1-2 वर्ष तक जो एग्जाम आते रहेंगे उनमें ये प्रश्न आता रहेगा। पद्म पूछ ले कौन सा पुरस्कार मिला, तो पद्म विभूषण पुरस्कार मिला। किशन महाराज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत बड़ा नाम है आपका तबला के लिए। किशन महाराज पद्म विभूषण 2002, पद्म विभूषण 2002। संदीप दास किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तबला से संबंधित हैं, ठीक है? क्या बोलोगे? जिन लोगों के पास पहले बल होता था वो दास रखते थे, संदीप दास। नरेंद्र शर्मा, क्या बोलोगे? नरेंद्र शर्मा। और भैया जिसके अंदर बल होता वो कैसा रहता? सुख, सुख से रहता। सुखविंदर सिंह, क्या बोलोगे? सुखविंदर सिंह। और जिसके अंदर बल है वो भैया लेट लतीफ नहीं करता, वो तो काम को आज ही कर देता क्योंकि उसके अंदर बल है आज करने का। लतीफ खान, क्या बोलोगे? लतीफ खान। ये किससे जुड़े हुए हैं? सारे के सारे आपका, चाहे नरेंद्र शर्मा आपसे बोले, किशन महाराज, संदीप दास आपसे बोले, या आपसे बोले लतीफ खान या सुखविंदर सिंह, हम कहेंगे जी तबला से संबंधित है। बांसुरी से बताइए दोस्त, टी आर महालिंगम होंगे। बांसुरी से टी आर महालिंगम, क्या बोलोगे? टी आर महालिंगम होंगे, सॉरी टी आर महालिंगम होंगे आपका। और उनके साथ में एन रमानी, किससे जुड़े हुए हैं ये आपका? एन रमानी, ये बांसुरी से जुड़े हुए हैं। संतूर से मैं आपसे एक नाम जानना चाहूंगा, कोई एक नाम आप बता दें। तो तरुण भट्टाचार्य मैं कहूंगा, तरुण भट्टाचार्य। और बाकी रुस्तम सोपोरी से लेके, भजन सोपोरी से लेकर के शिव कुमार शर्मा तक आप जानते होंगे। शहनाई में हम सब जानते हैं बिस्मिल्लाह खान। क्या बोलोगे भैया? अली अहमद, क्या बोलोगे? अली अहमद हुसैन का संबंध किससे है? अली अहमद हुसैन का संबंध किससे है? शहनाई से है। दया शंकर का संबंध किससे है? तो शहनाई से है। दया शंकर का संबंध किससे है? शहनाई से है। दया शंकर, कभी भी गलती नहीं करनी है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आएगा, बस्तर दशहरा का 10 दिवसीय उत्सव भारत के किस राज्य से संबंधित है? 10 दिवसीय उत्सव भारत के किस राज्य से संबंधित है? बोलेंगे फटाफट से। रिश्तेदार टू मच, थैंक यू मेरे भाई, बहुत बढ़िया। सीमा कुमारी, कृष्ण यादव, बहुत शानदार। वर्षा रेड्डी भी कुछ बच्चों ने बताया।
बोलेंगे जी फटाफट से, क्या बोलेंगे? बस्तर दशहरा। सर जी आप 5 मिनट का शो शुरू, हाँ 5 मिनट का शो शुरू करेंगे। पहले रिवीजन सेट को हो जाने दीजिए, प्रैक्टिस सेट 11 से हम 5 मिनट का शो शुरू करेंगे। उसमें जो इंपॉर्टेंट आज एसएससी पैटर्न है, जिसपे एसएससी मतलब पूछेगी ही पूछेगी प्रश्न, 5 मिनट में उस चीज को हम शामिल करेंगे, क्लास के साथ ही शामिल करेंगे, अलग से नहीं। बस्तर दशहरा का 10 दिवसीय उत्सव किस राज्य से संबंधित है? छत्तीसगढ़। कहां पर मनेगा जी? छत्तीसगढ़ में। और ये हिंदी कैलेंडर के अनुसार भी पूछा जाए तो अश्विन माह में मनता है। किसमें? आश्विन माह में मनता है। और 75 दिन पर्व चलता है। कितने दिन? 75 डेज। फिर उसके बाद में मनता है आपका आखिरी दिन बस्तर दशहरा। ठीक है, बस्तर दशहरा। ऐसे ही दशहरा अलग अलग राज्यों में बहुत प्रचलित है। जैसे मुझे बताइए आप, कुल्लू दशहरा कहाँ पर मनाया जाता है? कुल्लू दशहरा बहुत पूछा जाता है। कुल्लू दशहरा भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? ऐसे ही दशहरा का एक रूप है माँ दंतेश्वरी पूजा। ये सब दशहरा के रूप हैं। माँ दंतेश्वरी पूजा कहाँ पर मनाया जाता है? मैसूर दशहरा। बताइए, मैसूर दशहरा ये कहाँ पर मनाया जाता है? मैसूर दशहरा। एक मुझे बताइए, सिंदूर दशहरा कहाँ पर मनाया जाता है? सिंदूर दशहरा कहाँ पर मनाया जाता है? एक आपका दोस्त आप बताएंगे मुझको। कुल्लू दशहरा हिमाचल प्रदेश, माँ दंतेश्वरी पूजा ये पंजाब में मनती है, मैसूर दशहरा ये कर्नाटका में मनता है। कहाँ पर? कर्नाटका में मनता है। और सिंदूर दशहरा आपका क्या बोलोगे? वेस्ट बंगाल में मनता है। क्या बोलोगे? वेस्ट बंगाल में। ऐसा ही दोस्त बहुत चर्चित है राजस्थान का जोधपुर का रावण के मरने पर दशहरा। क्या बोलोगे? रावण के मरने पर, याद रख लेना, रावण के मरने पर क्या मनाते हैं? ये खुशी में नहीं, शोक मनाते हैं। शोक मनाया जाता है कहां पर? जोधपुर राजस्थान में। तो आपसे पूछा जाए रावण के मरने पर किस जगह पर, किस जगह पर राजस्थान में शोक मनाया जाता है? जैसे दोस्त कुल्लू दशहरा है हिमाचल प्रदेश का, तो यहां पर याद रखेंगे पूछा गया था एसएससी द्वारा कि कुल्लू दशहरा में किस देवता की पूजा नहीं होती? तो वहां पर रावण की पूजा भी होती, लक्ष्मण की पूजा भी होती है, लेकिन याद रख लेना राम जी की पूजा नहीं होती। क्या बोलेंगे? किस दशहरा में राम जी की पूजा नहीं होती? तो आप बोलेंगे राम जी की पूजा नहीं होती तो किसकी पूजा होती है? ग्राम देवता को ये लोग पूजते हैं। किसको? ग्राम देवता की क्या होती है? पूजा होती है। गलती नहीं करनी है। ओके, आगे आएंगे। नेक्स्ट है जी, बोलेंगे फटाफट से, क्या बोलेंगे जी? निम्न में से कौन सा शब्द है जो बौद्ध स्तूप की वास्तुकला से संबंधित है? बौद्ध स्तूप की वास्तुकला से बोलेंगे भाई फटाफट से, क्या बोलेंगे? बौद्ध स्तूप की, स्तूप से, स्तूप का मतलब होता है ढेर। स्तूप में दरअसल में संस्कृत का शब्द है, इसका मतलब होता है ढेर। आप बताएं जी। गोपुरम किससे संबंधित है? गोपुरम मंदिर से संबंधित है, मंदिर निर्माण से। ठीक है। आपका हर्मिका, क्या बोलोगे? हर्मिका किससे संबंधित है? भैया ये स्तूप से संबंधित है। मंडपम ये मंदिर से संबंधित है, मंदिर से। गर्भागृह जहां पर देवता स्थापित किए जाते हैं वो मंदिर से संबंधित है, मंदिर से आपका। और हर्मिका के लिए सबसे प्रसिद्ध है सांची का स्तूप। मुझे बताओ सांची का स्तूप का हर्मिका सबसे प्रसिद्ध है। सांची का स्तूप किसने बनवाया? आप बताएंगे। तो क्या बोलेंगे? सांची का स्तूप बनवाया भैया सम्राट अशोक ने। किसने? सम्राट अशोक ने। और सांची के स्तूप की ऊंचाई बहुत इंपॉर्टेंट है, 54 फीट। क्या बोलोगे? ऊंचाई इसकी 54 फीट है। और मैं आपसे पूछना चाहूंगा ये यूनेस्को में कब शामिल हुआ था? यूनेस्को में, तो आपका आंसर आना चाहिए यूनेस्को में भैया जी 1989 में ये शामिल हुआ था, 1989 में शामिल हुआ है। ओके, आगे आते हैं। भारत ने किस ओलंपिक खेलों में पहली बार स्वर्ण पदक जीता था? कौन सा ओलंपिक हमारे लिए ऐसा? देखो पहला पदक हमने 1952 में जीता हेलसिंकी में, लेकिन वो पूछ रहा है पहली बार गोल्ड कब हमने जीता? पहली बार गोल्ड। तो डी वाले क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। तो डी वाले अभी भी बहुत सारे बच्चों के आंसर में देख पा रहा हूँ डी। देखो स्वर्ण पदक बताना है, 1952 में हमने अपना पहला पदक जीता। कैसे? ऐसे बोलेंगे तो क्या बोलेंगे आपका? तो भैया यहां पर हमने क्या जीता? अपना पहला पदक नहीं जीता हमने, यहां पर अपना क्या जीता? पहला कांस्य पदक जीता। क्या जीता? पहला कांस्य पदक हमने जीता है। तो वो आंसर नहीं होना चाहिए। कब जीता है? 1928 एम्स्टर्डम में। किस देश में हुए थे बताएंगे? कहाँ की राजधानी है? एम्स्टर्डम। आप कहेंगे नीदरलैंड की राजधानी है। किसकी? नीदरलैंड की कैपिटल है एम्स्टर्डम। और यहां पर कैप्टन कौन थे? हॉकी टीम के। तो मैंने बताया हॉकी से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है और हर बार बनता है, आपको पता होना चाहिए। कितने गोल्ड हम हॉकी में आज तक जीत चुके हैं बताएं एक बार? तो आप कहेंगे भैया 1928 में हमने जीता, हाँ जी। 1932 में हमने जीता, हाँ जी। 1936 में हमने जीता, हाँ जी। 1940 और 44 के ओलंपिक हुए नहीं, 1948 में हमने जीता, हाँ जी। 1952 में हम जीते दोस्त, हाँ जी। गोल्ड जीता ये सब।
1956 में हम जीते, हाँ जी। 60 में हम नहीं जीते, 60 में हमने क्या जीता, 60 में हमने सिल्वर जीता है, सिल्वर जीता है। 60 के बाद में फिर हम जीते 64 में, फिर हम जीते 1980 में, कितने में, 1980 में। तो कितने गोल्ड हमने जीते हैं बताएंगे एक बार। तो आप कहेंगे भैया हमने 8 गोल्ड जीते हैं। मैं आपसे पूछूं पहली जो हॉकी टीम थी उसमें कैप्टन कौन थे, तो कैप्टन कौन बोलोगे, 1928 में दोस्त जयपाल सिंह मुंडा थे। क्या बोलोगे, जयपाल सिंह, जयपाल सिंह बहुत पूछता है और गर्व की बात है हम लोगों के लिए, जयपाल सिंह मुंडा थे। 1936 में कौन थे, मेजर ध्यानचंद। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि मेजर ध्यानचंद हॉकी के किस वर्ल्ड कप के कप्तान थे। देखो यहाँ पर हमारा देश आज़ाद हुआ तो हॉकी के बाद मतलब स्वतंत्रता के बाद में पहला गोल्ड कप जीता 1948 में, और 1948 में कौन थे, किशन लाल थे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हम ब्रिटेन से आज़ाद हुए और यहाँ फाइनल में हमने ब्रिटेन को ही हराया था, ब्रिटेन को। ऐसे ही 1980 लास्ट टाइम वाला ये बहुत पूछा जाता है, वासुदेव भास्करण थे। कौन थे, वासुदेव भास्करण यहाँ पर कैप्टन थे। ये कैप्टन मैं आपको लिख रहा हूं, कौन कैप्टन, ये हम लिख रहे हैं कैप्टन। बाकी सिल्वर के अलावा हमने क्या जीते हैं, ब्रॉन्ज। कोई भी मेडल पूछ ले, मान के चलो आपसे पूछ लेता 64 के बाद में यहाँ पर 1968 में कौन सा मेडल हमने जीता, 1972 पूछ ले, अभी 2020-21 वाला जो टोक्यो का हुआ, इन सब में हमने क्या जीता है दोस्त, इन सब में भाई साहब हमने ब्रॉन्ज जीता है। क्या जीता है, इन सब में हमने ब्रॉन्ज जीता है, ये बात याद रखेंगे। क्या बोलेंगे, इन सब में हमने ब्रॉन्ज जीता है। कभी गलती नहीं करनी है आपको अपने क्वेश्चन का आंसर देते टाइम। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य दही हांडी को एक खेल आयोजन के रूप में मान्यता देता है, कि दही हांडी वहां का खेल आयोजन है, और राजकीय खेल तो नहीं मानता लेकिन आयोजन के लिए अनुमति देता है। कौन सा है आपका, महाराष्ट्र होगा। क्या बोलोगे, महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र के जितने भी उत्सव हैं वो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। महाराष्ट्र को हम याद रखते हैं महाराणा जी से, किससे, महाराणा जी। महाराणा जी का घोड़ा कैसा था, काला घोड़ा, ऐसे याद करते हैं। हालांकि उनका घोड़ा नीला था, चेतक, लेकिन हमको नाम को याद रखने के लिए याद रखना। काला घोड़ा उत्सव कहाँ पर, महाराष्ट्र में मनाया जाता है आपका। और महाराणा जी काले घोड़े पर बैठ के कैसे लगते थे भाई, नराले लगते थे, एकदम सबसे अलग विशेष लगते थे। नराली पूर्णिमा हो गया आपका, ठीक है। महाबलेश्वर, उनके अंदर महाबल था महाराणा जी के अंदर, आपने सुना भी होगा। महाबलेश्वर उत्सव कहाँ का है, ये आपका दोस्त महाराष्ट्र का है। एलोरा उत्सव आपसे पूछ ले, एलोरा उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है, तो आप कहेंगे महाराष्ट्र में मनाया जाता है। कोजागिरी कहाँ का है, मैं आपसे होजागिरी भी पूछूंगा, होजागिरी उत्सव भी आप बताइए कहाँ का है, होजागिरी उत्सव भी। और मुझे बताओ होजागिरी उत्सव कहाँ का है, सारे दोस्त बोलेंगे। और मुझे बताओ साथ में महाराष्ट्र का न्यू ईयर कौन सा है, कौन सा उत्सव है जिसको हम महाराष्ट्र का नववर्ष कहते हैं। महाराष्ट्र का नववर्ष जिसको कहा जाता है, तो आप क्या बोलेंगे भैया, महाराष्ट्र का नववर्ष कहा जाता है गुड़ी पड़वा को। क्या बोलेंगे, गुड़ी पड़वा को कहा जाता है। बहुत सारे दोस्त आप में से यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम देने वाले होंगे, एक बार थम्स अप करना। मैं सोच रहा हूँ आप लोगों के लिए मैं वीडियो लेके आऊँ, कल तो लेके आऊँगा यूपी कांस्टेबल के लिए कि एसएससी जीए, एसएससी नहीं सॉरी, कि आपका आप जीएस को कैसे तैयार करें और आपके पास जो ये अगला टाइम है उसको कैसे मर्ज करना है। और साथ में ही परसों वीडियो में लेकर के आऊँगा दोस्त आपके लिए, 10-15-20 मिनट की वीडियो होगी, आप उसको फॉलो करना अपने एग्जाम तक। और साथ में मैं एसएससी जीडी के लिए परसों वीडियो लेकर के आऊँगा कि आप अपनी जीएस को कैसे मतलब क्या किन टॉपिक्स पर आपको ध्यान देना और क्या आप छोड़ सकते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत ये नहीं है कि बच्चा पढ़ तो लेगा, दिक्कत ये है कि हम छोड़े तो छोड़े क्या। ऐसे कौन से विषय हैं भैया आज के हिसाब से कि हम आप पर भरोसा करते हो उनको बिल्कुल नकार सकते हैं, बिल्कुल छोड़ सकते हैं। तो मैं आपको टॉपिक विद डिटेल बताऊंगा, 15-20 मिनट 25 मिनट के साथ वीडियो हो, तो कल यूपी पुलिस के लिए बना देंगे और परसों आपका एसएससी जीडी के लिए, ठीक है। और भी कोई आप चाहते हो और आप लोगों ने उसके लिए थैंक यू कि आपने टॉपिक्स भेजे हैं, उन टॉपिक्स को फिल्टर किया जा रहा है और सभी लोग उन टॉपिक्स को आपको कराएंगे। जो मुझे लगता है कि जो टॉपिक्स मुझे आपको कराने चाहिए वो मैं आपको कराऊंगा, जरूर कराऊंगा, श्योर, ओके। बैलाडिला की पहाड़ियां निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध हैं। बैलाडिला की पहाड़ियां, अभी एसएससी सीएचएसएल 2023 में क्वेश्चन पूछा गया। बैलाडिला की पहाड़ियां लोह अयस्क के लिए, जस्ता यानी जिंक के लिए, मैग्नीज के लिए या फिर बॉक्साइट के लिए, तो हम कहेंगे लोह अयस्क के लिए जानी जाती है। किसके लिए, लोह अयस्क के लिए जानी जाती है। और ऐसे ही दोस्त आपका बारबिल है, कहाँ की, बारबिल है आपका, बारबिल है ओडिशा की, कहाँ की, ओडिशा की, ये भी किसके लिए प्रसिद्ध है, लोह अयस्क के लिए।
तो कितने बच्चे बताएंगे जो बैलाडिला की पहाड़ियां हैं वो कहाँ पर स्थित हैं? तो आप कहेंगे भैया बैलाडिला की पहाड़ियां ये छत्तीसगढ़ में स्थित हैं। कहाँ पर हैं? ये छत्तीसगढ़ में स्थित हैं और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। इसके अलावा आपसे पूछे दल्ली और राजहरा की पहाड़ियां, क्या बोलोगे? दल्ली और राजहरा किस चीज के लिए प्रसिद्ध हैं? तो आप कहेंगे भैया कर्नाटक में ये भी लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध हैं। क्या बोलोगे? कर्नाटक में ये भी लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध हैं। ऐसे ही हमारा सिंह भूमि स्थल है, किस राज्य में है सिंह भूमि, जरा बताएंगे? तो आप कहेंगे सिंह भूमि भैया जी ये झारखंड में है। कहाँ पर है? सिंह भूमि झारखंड में है, जो किसके लिए? एक लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। आपको लौह अयस्क की 4-5 खाने हैं, हमेशा पता होनी चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य ग्रहण का एक प्रकार नहीं है? आप सब लोगों को पता होना चाहिए सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण क्या होता है? जब, बोलो भी सूर्य ग्रहण कब पड़ेगा? जब इधर तो सन हो, इधर आपका अर्थ हो और बीच में मून आ जाए। तो मून आ जाए तो क्या होगा? सूर्य ढक गया कुछ, तो बीच में क्या आ जाता है? मून आ जाता है। इसी को हम सूर्य ग्रहण कहते हैं। इसी को दोस्त हम सूर्य ग्रहण कहते हैं। और ये क्या हो गया? ये सन हो गया। ग्रहण का मतलब ही होता है ढकना, ठीक है? तो जो चीज ढक जाए उसी को बोलते हैं कि ग्रहण लग गया। क्या हो गया? ग्रहण लग गया। तो क्या बोलेंगे? आंशिक होता है क्या? आंशिक, हाँ जी होता है। आंशिक में दरअसल में होता क्या है? क्योंकि इसमें क्या होगा? चंद्रमा पृथ्वी के एक हिस्से को ढकता है। चंद्रमा पृथ्वी के एक हिस्से को ढकता है, मतलब थोड़े से हिस्से को, एक हिस्से को इसमें क्या करता है? वो एक हिस्से को दोस्त ढकता है, ठीक है? एक हिस्से को ढकता है। खंड चाक्ष युक्त होता है, सेगमेंटेड, कोई आपका सेगमेंटेड सोलर एक्लिप्स होता है? आप कहेंगे नहीं जी। पूर्ण होता है, हाँ जी पूर्ण होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है पूर्ण सूर्य ग्रहण। इसमें क्या होता है? सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक रेखा में होते हैं। सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सरल रेखा में होते हैं। और आपका चंद्रमा क्या होंगे? एक सरल रेखा में होते हैं, एक सरल रेखा में। और एक सरल रेखा से मतलब क्या होता है कि भैया ऐसी जो स्थिति होती है वो 100 वर्षों में एक बार बनती है। क्या बोलोगे? 100 वर्षों में एक बार सूर्य ग्रहण की कौन सी स्थिति बनती है आपसे पूछा जाए तो आप क्या कहेंगे? भैया पूर्ण। वलयाकार क्या होता है? वलयाकार क्या होता है? इसमें जो है चंद्रमा सूर्य को ढक नहीं पाता। क्या बोलेंगे? चंद्रमा सूर्य को ढक नहीं पाता है। क्या बोलेंगे? ढक नहीं पाता है, यानी चंद्रमा सूर्य को ढकेगा नहीं। और इसी को हम बोलते हैं रिंग ऑफ फायर। सूर्य ग्रहण की किस स्थिति को रिंग ऑफ फायर कहा जाता है? तो आप क्या बोलेंगे? जो हमारा क्या है? एन्यूलर सोलर एक्लिप्स होता है। एन्यूलर का मतलब आपका, हम बोलेंगे भैया आपका वलयाकार जो सूर्य ग्रहण होगा उसमें पूर्ण रूप से नहीं ढक पाता है, और इसी को हम बोलते हैं आपका रिंग ऑफ फायर। ओके, अच्छा जी। अब दो चीजें आती हैं। एक तो आती है आपकी क्या? एक तो आएगी उपसौर, जिसमें सूर्य क्या होगा? पृथ्वी के सबसे नजदीक होता है। और अपसौर क्या होता है? जब सूर्य पृथ्वी से सबसे दूर होता है। क्या बोलोगे? ये किस किस डेट को बनता है? सूर्य पृथ्वी के नजदीक होगा और मैंने आपसे कहा अप माने दूर, तो सूर्य पृथ्वी के क्या होगा? दूर होगा। ये दोनों स्थिति सबसे दूर। तो ये तो बनती है उपसौर की 3 जनवरी को, और 4 जुलाई को आपका होगा अपसौर। ठीक है, ये 2 डेट कभी नहीं भूलनी है। ये कभी परेशान नहीं होना इस बात के लिए, ना उत्तर गलत देना। सोमिल कटारिया जी ने दोनों उत्तर एकदम ठीक हुए, बहुत शाबाश। आज के टॉपर नंबर 1 आपको घोषित करते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख है? कि महाभियोग को बताया गया, इम्पीचमेंट प्रोसेस को। मैंने बताया 52 से लेकर राष्ट्रपति 52 में क्या राष्ट्रपति पद बताया गया है, 53 में क्या बताया गया कि वह कार्यपालिका प्रमुख होगा, आपका 54 में उसका निर्वाचन बताया गया है, और आपका 55 में उसका कोटा बताया गया है, और 56 में उसका क्या बताया गया है? कार्यकाल बताया गया है। ये मैंने आपको बताया था। दोबारा नियुक्ति 57 में है, आपका योग्यताएं 58 में है, और आपका शपथ 60 में है, और 61 में क्या बताया था मैंने आपको? इम्पीचमेंट प्रोसेस बताया था, महाभियोग बताया था। किस में लगेगा? आर्टिकल 61 में लगता है। तो क्या बोलेंगे? आर्टिकल 61 में लगता है। अच्छा मुझे बताइए, इसकी सूचना कितने दिन पूर्व दी जाती है? तो सूचना 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को दी जाती है। क्या बोलोगे? सूचना 14 दिन पूर्व भैया जी दी जाती है। यह कैसी प्रक्रिया है बताइए? न्यायिक है कि अर्ध न्यायिक है? ये कैसी प्रक्रिया है? तो आप कहेंगे यह एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, सेमी जुडिशियल प्रोसेस है, एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया। और हमने इसको किस देश से लिया है बताना जरा? अर्ध न्यायिक प्रक्रिया। उत्तर सोचे तो आप कहेंगे अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, जिसको हमने यूएसए से लिया है। मुझे बताओ जो महाभियोग है वो किस
किस सदन से शुरू होगा, महाभियोग किस सदन से शुरू होता है, महाभियोग की हम बात कर रहे हैं तो किस सदन से महाभियोग शुरू होगा, तो आप बोलेंगे भैया किसी भी सदन से, लोकसभा से कर लीजिए चाहे चाहे राज्यसभा से कर लीजिए, किसी भी सदन से इम्पीचमेंट प्रोसेस को शुरू किया जा सकता है। शर्त ये रहेगी जिस सदन में पेश हो रहा है, ठीक है, जैसे किसी भी सदन में जहां पेश होगा, जहां पर ये सबसे पहले पेश होगा, वहां के 1/4 सदस्य हस्ताक्षर करेंगे और ये बोलेंगे कि हाँ हम लोग ये जो आपका सदन है ये तैयार है राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने के लिए। और फिर क्या होना चाहिए, पारित होने के लिए, पेश की बात की है तो मैंने हस्ताक्षर के लिए, पारित के लिए कितना चाहिए, 2/3 का बहुमत चाहिए, मेजोरिटी चाहिए, 2/3 की बहुमत हमको चाहिए। मुझे बताइए पहली बार महाभियोग किस पर लगा था, पहली बार महाभियोग किस पर लगा, बोले जी फटाफट से। तो आप कहेंगे पहली बार महाभियोग 1993 में 1993 में वी रामास्वामी पर लगा, किस पर, वी रामास्वामी पर लगा। और आप लोगों को पता होनी चाहिए कि ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज पर भी लग सकता है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज पर भी लग सकता है, ठीक है। आगे आएंगे, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेगा। अब आपको एक क्वेश्चन बताना, राष्ट्रपति के निर्वाचन का जो प्रोसेस है वो किस अनुच्छेद में मैंने आपको बताया है, यानी मेरे मित्र आपको उत्तर देना होगा कि किस आर्टिकल में आपको ये बताया गया है। तो हम क्रम से चल रहे, प्रस्तावना से आगे की तरफ बढ़ते हुए, तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेगा निर्वाचित राज्यसभा सदस्य, बोलेंगे भैया क्या भाग लेंगे, निर्वाचित जो आपका इलेक्ट होके आए हैं, हाँ जी। राज्य विधान परिषद के सदस्य क्या भाग ले सकते हैं, आप बोलेंगे नहीं भैया विधान परिषद के एमएलसी भाग नहीं लेंगे, एमएलए तो भाग ले सकते हैं, एमएलसी भाग नहीं लेंगे। निर्वाचित लोकसभा सदस्य, हाँ जी। राज्यसभा विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, हाँ जी ले सकते हैं। और राज्य विधानसभाओं के साथ में आपका क्या बोलोगे, दिल्ली विधानसभा भी, राज्य के साथ साथ में दिल्ली विधानसभा भी। और आपका क्या बोलोगे, दिल्ली के अलावा कहां पर विधानसभा है, पुडुचेरी में। एक मैं छोड़ रहा हूं खाली स्थान, आपको बताना है। अब यहां की विधानसभा के भी सदस्य भाग लेते हैं, तो बोलेंगे कहां की विधानसभा, फटाफट से बोलेंगे तो सारे दोस्तों का उत्तर आना चाहिए। जम्मू और कश्मीर की जो विधानसभा है उसके सदस्य भी अब भाग लेंगे, जम्मू। बहुत बढ़िया, देवेश शर्मा जी ने सबसे पहले उत्तर लिखा था। तो बात समझे, तो बात आई निर्वाचित राज्यसभा सदस्य, क्या नॉमिनेटेड भी तो होते हैं, बताना राज्यसभा में कितने सदस्य नामांकित होते हैं। तो आप कहेंगे नामांकित सदस्य भैया 12 होते हैं, क्या ये भाग नहीं लेते, क्या बोलोगे, नामांकित सदस्य भाग नहीं लेंगे, क्योंकि दोस्त इनको तो राष्ट्रपति ही नामित करते हैं, तो ये तो उसी राष्ट्रपति का फेवर कर देंगे जो इनको नामित करता है, इसीलिए इनको इस प्रोसेस से बाहर रखा गया है। ऐसे ही लोकसभा में जो आपका नामांकित सदस्य होंगे, क्या उनको तो वैसे दूर कर दिया गया, तो लोकसभा में भाग नहीं ले सकते, ये प्रोसेस है, क्या बोलोगे, भाग नहीं ले सकते हैं, ये बात याद रख लेनी है, कोई दिक्कत। राज्य विधानसभाओं में निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन का प्रोसेस किस में बताया गया है, बताएंगे। तो मैंने आपको बताया था पकानी, क्या बोलोगे, पकानी। तो पकानी का मतलब 52, 53, 54। तो 54 में क्या होगा बताएं जरा फटाफट से, 54 में क्या होगा। सर जी हम इसी प्रैक्टिस सेट को कर रहे थे, किसके लिए, यूपी। देखो जो दोस्त इसको प्रैक्टिस सेट को यूपी पुलिस के लिए कर रहे थे, तो जो शुरू के मैं 4-5 प्रश्न कराता हूँ ना स्टैटिक जीके का, क्योंकि बच्चे स्टेट में स्टैटिक जीके का कोई लेना देना नहीं है। यूपी के एग्जाम्स में आप स्टैटिक जीके को बहुत वेटेज में नहीं रख सकते, लेकिन अगर हम बात करें एसएससी की, तब तो स्टैटिक जीके को आपको एक बहुत अच्छे मतलब रेशियो में रख के तैयार करना पड़ता है। तो जो बच्चे मान के चलो ये बोले कि जी हम इसी सेट से यूपी पुलिस की तैयारी करते, तो दोस्त मैं आपको आसान्वित करना चाहता हूं कि आप शुरू वाले प्रश्नों को बहुत हल्के से पढ़ना, मतलब प्रश्न का उत्तर, लेकिन बाद के 4-5 के बाद के जो क्वेश्चन है उनको बहुत अच्छे से पढ़ते रहे, कॉमन रहेगा। बाकी सारी जीएस हर एक एग्जाम के लिए एक जैसी है, फिर उसके लिए आपको चिंता नहीं करनी है, ठीक है। राष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने के लिए प्रस्तावकों की हस्तांतरित सूची, प्रस्तावक कितने होंगे आपका, तो कितने प्रस्तावक होते हैं, बोलेंगे भी फटाफट से, क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे आपका, क्या बोलेंगे जी, प्रस्तावकों की हस्तांतरित सूची क्या बोलेंगे, 50 होगा। क्या कह रहा है बच्चा, जरा प्रश्न दिखाओ। सर जी आपकी किताब में कुम्मी को आंध्र प्रदेश दिया हुआ, बेटा ठीक है, एकदम ठीक है, वो गलत नहीं दिया हुआ। एक जो नृत्य है ना मेरे दोस्त, वो जरूरी नहीं है कि एक ही राज्य में, जहां सीमा लगी होती है। अच्छा एक बात बताओ, जैसे आपके गांव में कुछ चलेगा तो आपके गांव से प्रभाव कहां पड़ता है, उसके आसपास के गांव में तो चलन होता। तो अगर आपका तमिलनाडु दिया हुआ तो तमिलनाडु चुनेंगे, और यदि तमिलनाडु नहीं है तो आंध्र प्रदेश चुन लेंगे। अर्जुन गुप्ता जी किताब में गलत नहीं है, कभी ये सोचो कि बुक में भैया गलत लिखा हुआ, किसी भी बुक में अगर लिखा हुआ है तो वो गलत नहीं है। कुछ डांस ऐसे होते हैं एक से ज्यादा में बनते हैं, 50 होंगे, ठीक है, क्या होंगे, 50 होंगे।
मैं आपसे पूछूं दोस्त, आपका अनुमोदक कितने होते हैं, यानी समर्थक कितने चाहिए चुनाव के लिए, तो आप कहेंगे अनुमोदक भी भैया 50 होते हैं। शर्त यह है कि भारत का नागरिक होना चाहिए। क्या बोलोगे? भारत का नागरिक होना चाहिए, नहीं तो तुम भी कल चल दोगे ना राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए। अब ये अनुमोदक कौन होते हैं? सांसद होते हैं। 50 सांसद तुम्हारे लिए क्यों कहेंगे, या 50 आपका दोस्त प्रस्तावक जो अलग होंगे उनसे उनसे अलग होते हैं, यानी आपको 100 MP कह देंगे क्या तुमको चुनाव लड़ने, भैया इनको लड़ा दो। तो इसीलिए वो प्रोसेस बनाया कि ऐसा ना हो कल को तुम पढ़ रहे हो, तुम्हारा मन आया पढ़ाई वढ़ाई छोड़ो राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने चल देते हैं, तो ऐसे तो गड़बड़ हो जाएगी बहुत, इसीलिए वो बनाया गया है। ठीक है, भारत का नागरिक होना चाहिए। आयु सीमा बताइए कितनी होनी चाहिए, कम से कम, मिनिमम है आयु सीमा, मिनिमम कितनी होनी चाहिए? क्या बोलोगे? मिनिमम कितनी एज होनी चाहिए? क्या बोलोगे? 35 वर्ष होनी चाहिए। क्या बोलोगे? 35 वर्ष होनी चाहिए। मुझे बताइए किस सदन की योग्यता चुने जाने की होनी चाहिए? किस सदन में चुने जाने की योग्यता होनी चाहिए? किस सदन में चुने जाने की योग्यता होनी चाहिए? तो क्या कहेंगे? किस सदन में चुने जाने की योग्यता होनी चाहिए? भैया जी लोकसभा। क्या बोलोगे? लोकसभा में चुने जाने की योग्यता होनी चाहिए। ठीक है, आगे आएंगे। हड़प्पा सभ्यता के किस नगर को सिंध, यानी सिंध का बाग कहा जाता था? बगीचा भी इसको बोलते, सिंध का बगीचा किसको कहा जाता है बताएंगे फटाफट से। सिंध का बगीचा मोहनजोदड़ो, कालीबंगन, लोथल और राखीगढ़ी। और राखीगढ़ी तो क्या बोलेंगे? आपका मोहनजोदड़ो, कालीबंगन, लोथल और राखीगढ़ी। तो किसको बोलेंगे भैया सिंध का बगीचा? क्या बोलेंगे? मोहनजोदड़ो का। मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ होता था? क्या बोलोगे? मोहनजोदड़ो का अर्थ होता था मृतकों का टीला। क्या बोलेंगे दोस्त? मृतकों का टीला भैया जी इसको कहते थे। और देखो लोथल से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ये क्या है? इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह था। ये क्या था? बहुत पूछा जाता है, बंदरगाह था। राखीगढ़ी कहाँ पर है दोस्त? हरियाणा में है। लोथल बताइए किस राज्य में है? आप सारे बच्चों से प्रश्न है। कालीबंगन राजस्थान में है, मोहनजोदड़ो आपका पाकिस्तान के सिंध क्षेत्र में है, और आपका लोथल कहाँ पर होगा? आपका गुजरात में होगा। क्या बोलेंगे? लोथल भैया जी गुजरात में होगा। अन्नदाताओं का शहर किसको कहा जाता है? इंडस वैली सिविलाइजेशन के किस साइट को अन्नदाताओं का शहर कहा जाता है? तो अन्नदाताओं का शहर कहा जाता है आपका हड़प्पा को। किसको? हड़प्पा को अन्नदाताओं का शहर कहा जाता है, हड़प्पा को। कभी मित्र गलती नहीं करनी है। ठीक है, असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव की पुष्टि दिसंबर 1920 में रिक्त स्थान में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में की गई। पुष्टि की बात पूछ रहा, पुष्टि की, प्रस्ताव पेश होने की बात नहीं कर रहा है। देखो अगर आपसे कभी भी पूछे प्रस्ताव पेश कब हुआ असहयोग आंदोलन का, पहले तो आप मुझे सारे बच्चे डेट बताओ। असहयोग आंदोलन आज ही कक्षा में आपको पढ़ाया था, समझ में आया होगा बहुत अच्छे से। तो प्रस्ताव कब आया था दोस्त आपका? आप बोलेंगे भैया प्रस्ताव आपका कहां पर? कलकत्ता अधिवेशन में आया। किसमें? कलकत्ता अधिवेशन में आया था। कलकत्ता अधिवेशन में कभी गलती नहीं करनी है, कलकत्ता अधिवेशन में आया था। ठीक है, और ये प्रस्ताव किसके द्वारा पेश किया गया? CR द्वारा, चित्तरंजन दास द्वारा पेश किया गया था। किसके द्वारा? CR दास। ठीक है, चित्तरंजन दास लिख लेते हैं, सुभाष चंद्र बोस जी के राजनीतिक गुरु भी हैं चित्तरंजन दास। किसके राजनीतिक गुरु थे? किसके पॉलिटिकल टीचर हैं ये बताएंगे जरा, किसके राजनीतिक गुरु थे? बोले भी फटाफट से। तो आप कहेंगे भैया ये राजनीतिक गुरु थे सुभाष चंद्र बोस जी के। किनके? सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे सुभाष चंद्र बोस जी। तो इन्होंने प्रस्ताव दिया, लेकिन पुष्टि किससे होती है? पुष्टि हुई नागपुर अधिवेशन। नागपुर अधिवेशन भी मैंने आपको बताया है 1920 में 2 अधिवेशन हुए थे। नागपुर अधिवेशन के अध्यक्ष कोई बता सकता है क्या? नागपुर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट है असहयोग की वजह से, विजय राघवाचारी। क्या बोलोगे? विजय राघवाचारी थे। ठीक है, विजय राघवाचारी। अच्छा मैं आपसे पूछूं असहयोग आंदोलन शुरू कब हुआ? बोलो जी, असहयोग शुरू कब हुआ? घटनाक्रम में सारा आपको बता चुका हूं। तो आप कहेंगे 1 अगस्त 1920। और रद्द किस तिथि को हुआ? बोलेंगे असहयोग आंदोलन रद्द किस तिथि को हुआ? असहयोग आंदोलन को किस तिथि को वापस लिया गया? किस तिथि को, किस डेट को दोस्त इसको वापस लिया गया? बोलेंगे घटना आप सारे लोग जानते हैं। तो आप कहेंगे 12 फरवरी 1922 को वापस ले लिया गया। कारण क्या था? चोरी चोरा कारण क्या था दोस्त आपका? चोरी चोरा की घटना। और चोरी चोरा की घटना भाई साहब लिखने की वजह से ना, ये क्लाविकल इसमें पेन है सारे, और बे इंतहा वाला पेन है कि ये हिले और ये दर्द हो, ऐसे गर्दन मतलब टाइट रखनी पड़ती है ऐसे। बोलो जी, असहयोग आंदोलन और रद्द की स्थिति को वापस हुआ तो क्या बोलेंगे? 12 फरवरी 1922 को ये क्या हो गया था आपका? वापस ले लिया था गांधी जी ने कि भाई हिंसा हुई है, चोरी चोरा। 4 फरवरी 1922 याद रखना। ओके,
बैंगनी क्रांति जिसमें जम्मू कश्मीर और कश्मीर में शुरू किया गया, जम्मू और कश्मीर में शुरू किया गया, उसको किस रूप से जाना जाता है? देखो लैवेंडर है, क्या बोलेंगे? लैवेंडर क्रांति। ये दरअसल में फूलों की एक खेती है, फूलों की एक खेती है जिसका उद्देश्य क्या था? एक सुगंधित पुष्प खेती जिससे इत्र उत्पादन हो। क्या बोलेंगे? सुगंधित पुष्प खेती है। और किस बात के लिए है? कहाँ पर शुरू की गई थी आप बताएंगे क्या? तो ये तो कश्मीर तो लिख ही लिया आपने, तो क्या बोलेंगे? कश्मीर तो लिख ही लिया, लेकिन मिशन याद रख लेना, गवर्नमेंट का मिशन था अरोमा मिशन 2016। क्या? अरोमा मिशन 2016 के तहत ये कश्मीर के डोडा जिले में, कहां पर? डोडा डिस्ट्रिक्ट में शुरू की गई थी, डोडा जिले में शुरू की गई थी, डोडा जिले में शुरू की गई। और मिशन कौन सा था गवर्नमेंट का? अरोमा। अरोमा सुगंधित पदार्थ को ही दोस्त कहते हैं, सुगंधित पदार्थ को ही कहते हैं डोडा जिले में। ऐसी बहुत सारी रिवॉल्यूशन है जो लगातार पूछी जाती हैं। जैसे हम सब जानते हैं हरित क्रांति है आपका भैया, फसल उत्पादन से संबंधित है। अगर मैं बोलूँ दुग्ध क्रांति, सब लोग जानते हैं कि वो आपका दूध से संबंधित है। मैं आपसे कुछ क्रांति पूछ रहा हूँ, मुझे बताइए गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? और कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं आपसे, क्या बोलेंगे? गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? तो पहला प्रश्न है ये, स्कोर बताना आपका कितना आया। दूसरा मैं आपसे बोलूं नीली क्रांति का संबंध किससे है? क्या बोलोगे? ब्लू रिवॉल्यूशन का। फिर सिल्वर रिवॉल्यूशन आती है आपका। रजत क्रांति का संबंध किससे है? रजत क्रांति का। मैं आपसे बोलूं ग्रे क्रांति का संबंध किससे है? मित्र मैं आपसे पूछूं काली क्रांति। मैं आपसे पूछूं गोल्डन क्रांति का संबंध किससे है? गोल्डन क्रांति का। गोल्डन क्रांति का। मैं आपसे बोल दूं लाल क्रांति का संबंध किससे है? किससे? लाल क्रांति का संबंध किससे है? मैं आपसे बोलूं अमृत क्रांति का संबंध किससे है? अमृत क्रांति का संबंध किससे है? अमृत क्रांति का। मित्र मैं आपसे पूछ लूं सिल्वर फाइबर क्रांति किससे संबंधित है? सिल्वर, अब इसको रजत ना समझ ले, इसीलिए इसके नाम के साथ में फाइबर है। सिल्वर फाइबर क्रांति किससे संबंधित है? आपका गोल्डन क्रांति हो गई आपका, हाँ ठीक है, गोल्डन हम लिख चुके। फिर आती है आपकी परामनी क्रांति। क्या बोलोगे? परामनी क्रांति का संबंध किससे है? बोलेंगे जी फटाफट से। तो ये 10 क्वेश्चन है, इनके आंसर आपको देने हैं और स्कोर देखना अपना। क्या बोलोगे? गुलाबी क्रांति किससे है? आपका प्याज और आपका मछली यानी कि झींगा मछली से। किससे? झींगा मछली से संबंधित है, स्पेशली झींगा मछली के लिए। नीली क्रांति मत्स्य यानी कि फिश से संबंधित है, मछली से संबंधित है। रजत क्रांति में आपसे पूछूं तो अंडा से संबंधित है। ग्रे क्रांति दोस्त आपका, अंडा मतलब एग, उर्वरक जो है ये ग्रे क्रांति है यानी कि फर्टिलाइजर से संबंधित है। काली क्रांति किससे है? ब्लैक आपका कृष्ण क्रांति भी इसको हम कहते हैं, पेट्रोलियम से। क्या बोल देते हैं इसको कृष्ण क्रांति भी हम कह देते हैं। गोल्डन क्रांति में बोलूं शहद और बागवानी से है। किससे है? शहद और बागवानी से संबंधित है। और लाल क्रांति का संबंध किससे है? लाल आपका मांस और टमाटर से है। क्या बोलोगे? मांस और टमाटर से संबंधित है। अमृत क्रांति दोस्त आपका नदी जोड़ो परियोजना है। क्या बोलोगे? नदी जोड़ो। और सिल्वर फाइबर आपका किससे संबंधित है? ये कपास से संबंधित है। किससे? कपास, कॉटन से। और परामनी ये आपका भिंडी की क्रांति है, भिंडी से संबंधित है। किससे? भिंडी से संबंधित है। ठीक है, कभी भी गलती नहीं करना। एक हमने गोल्डन क्रांति किसके लिए चलाया? जूट के लिए चलाया, जूट के लिए चलाया। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी? आगे आएंगे। निम्नलिखित में से कौन सी गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है? गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कौन सा उदाहरण है? देखो स्थितिज ऊर्जा की कभी भी बात करें दोस्त आपका U बराबर, अगर हम बात करते mgh, तो m बराबर मास, g फॉर ग्रेविटेशनल आपका, और h फॉर हाइट। तो ये किस में होता है? रुकी हुई चीजों में। और रुकी हुई चीजों के एक एक उदाहरण मैं आपसे चाहूंगा। जो चीजें रुकी हुई चीजें हैं उनमें कौन सा लगेगा? आपका स्थिति के कारण जो आपकी ऊर्जा होती है। जैसे मैं बोल दूं रुकी हुई गाड़ी, ऐसे ही आप कुछ चीजें बताइए जो रुकी हुई गाड़ी। या मैं आपसे बोल दूं पानी जो बांध के पीछे है, तो बांध के पीछे जो पानी हो गया वो क्या है? रुका हुआ है। बंदूक से गोली चल गई है, तो गोली चल गई है, चली गोली। अगर मैं बोल देता रखी हुई बंदूक तो स्थितिज ऊर्जा होती। चलती कार तो रुकी हुई नहीं है। पैर में एक गेंद को लात मार रहा है, तो गैर में क्या? पैर भी मूविंग कंडीशन में और गेंद भी, तो ये चीजें भी चल रही हैं। तो चलती चीज में कौन सी ऊर्जा होगी? जैसे चलती गाड़ी बोल दूं मैं, आप बोलो बहता पानी बोल दूं, चलती हुई कौन सी ऊर्जा होती है? वो गतिज ऊर्जा होती है, उसको काइनेटिक एनर्जी हम कहते हैं। वो पोटेंशियल एनर्जी है, वो पोटेंशियल एनर्जी है। तो काइनेटिक एनर्जी की अगर मैं बात करूं, काइनेटिक एनर्जी की मैं दोस्त आपसे बात करूं, तो ये सबसे अच्छा उदाहरण है इसका बहता हुआ पानी। क्या बोलोगे? बहता हुआ जल। एक आध उदाहरण आप भी लिखेंगे। जैसे मैं बोल दूं बहती हुई हवा। क्या बोलोगे? बहती हुई हवा में कौन सी एनर्जी होगी? चलते हुए आदमी में कौन सी होगी? तो आप कहें काइनेटिक एनर्जी होगी जी चलते हुए में। ओके
ठीक है, चलते हुए में। तो रुकी हुई मतलब खींचा हुआ धनुष एक बच्चा लिख रहा है, तो खींचे हुए धनुष में कौन सी होगी, सारे दोस्त लिखे, खींचे हुए धनुष में कौन सी होगी। तो आप कहेंगे खींचे हुए धनुष में भैया, क्योंकि वो रुका हुआ है, चलते हुए तीर में नहीं, निकले हुए तीर में नहीं, खींचे हुए धनुष में। तो आप कहेंगे भैया कौन सी होगी, स्थितिज ऊर्जा होगी। ओके, आएंगे। स्कर्वी पर्याप्त रिक्त स्थान नहीं होने के कारण होता है। बेटा जो जानकारी आप यहाँ चाहते हैं, मैं आप सबकी जानकारी नहीं दे सकता हूँ, इतना कॉपरेट तुम मुझे किया करो, ठीक है, कि आप अगर सब जानकारी ले लें कि यहाँ आएंगे तो मैं जानकारी देता रहूँगा, फिर जो बच्चे क्लास लेने आते हैं वो सब इसमें आपका भटक जाएंगे। हमारा उद्देश्य क्लास देने का। हेल्पलाइन नंबर बच्चों आपके पास होता है, अपने साथियों से ले लिया करो, नहीं भी होता नहीं तो चैनल की ऑफिशियल उस पर किनारे पर जाओगे, वहाँ आपको चैनल मिल जाएगा, है ना, जानकारी के लिए आपको मिल जाएगा वहाँ पर वो कॉन्टैक्ट नंबर। बच्चों को यहाँ भी दे दो। 9 से 6 बजे तक फ़ोन किया करो और कम फ़ोन लगाया करो, एक नहीं ऐसे इकट्ठे बैठ के 10-15 फ़ोन कर दिए, वो दिन में 60,000 70,000 कॉल आ जाती हैं, उठाने वाले लोग हैं वहाँ पर 60-70, तो ये देखना होगा आपको ही, ठीक है। तो जब नहीं सॉल्यूशन मिल पा रहा है तो उनको कॉल करें, नहीं तो सॉल्यूशन को खुद ढूंढने का प्रयास करें। ओके, आगे आएंगे। क्या बोलोगे, स्कर्वी, स्कर्वी भैया किसकी, विटामिन सी, स्कर्बिक अम्ल बोलते हैं इसको। स्कर्वी, स्कर्वी किसकी वजह से होता है, मसूड़ों में सूजन आ जाती है, ये होता है विटामिन सी, यानी एस्कॉर्बिक अम्ल कम हो जाए। थाइमिन क्या होता है, थाइमिन बोलते हैं विटामिन, क्या बोलोगे, विटामिन B1 को, और इसकी वजह से कौन सा होता है आपका, कौन सा रोग होता है, बैरी बैरी रोग हो जाता है, बैरी बैरी रोग हो जाता है। साइनोकोबाल्मिन किसका रासायनिक नाम है, क्या आप मुझे बता सकते हैं। तो साइनोकोबाल्मिन मैं आपसे पूछूं B12 का होगा, किसका, B12 का होगा, कोबाल्ट धातु, इसकी वजह से हो जाता है एनीमिया रोग, कौन सा, एनीमिया रोग हो जाता है, ठीक है। और नियासिन कौन सा होता है, नियासिन होता है B3, क्या बोलोगे, इसकी वजह से पेलाग्रा डिसीज हो जाती है, पेलाग्रा रोग हो जाता है, क्या हो जाता है, पेलाग्रा रोग हो जाता है, ठीक है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, जरा बताएंगे। विटामिन ए की वजह से कौन सा रोग होता है, बताइए जी, और इसका रासायनिक नाम भी बताएं। रेटिनॉल होगा, और क्या बोलोगे, कलर ब्लाइंडनेस आ जाती है इससे, रतौंधी जैसा रोग हो जाता है, इसका नाम देते हैं, सॉरी, नाइट विजन कमजोर हो जाता है, रतौंधी होगा आपका, रतौंधी। विटामिन आपका अगर मैं बात करूं डी, डी से क्या होगा, डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल होता है, और इसकी वजह से कौन सा रोग होगा बताएं भी फटाफट से, रिकेट्स हो जाता है, इसको हम सूखा रोग भी कहते हैं, क्या बोलते हैं, जिसको हम सूखा रोग भी कहते हैं, रिकेट्स हो जाता है। ऐसे ही मैं आपसे पूछूं विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है, तो आप कहेंगे टोकोफेरॉल है, क्या है, टोकोफेरॉल है, और इसकी वजह से कौन सा आता है, नपुंसकता आती है, बांझपन आ जाता है, क्या आ जाता है, बांझपन, यानी कि बच्चों को पैदा करने की जो शक्ति है वो कम हो जाती है, जन्म देने की शक्ति कम हो जाती है। ओके, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में रिक्त स्थान अधिनियमित किया गया था उपभोक्ताओं के अधिकारों को बचाने के लिए। आप चीजें खरीदते हैं बाजार से तो आप कंज्यूमर हैं, और आपका कोई अधिकार अगर वंचित ना रहे, इसके लिए क्या आया, 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम आया, ठीक है। और इसको याद रख लेना, कुल अधिकार इसमें कितने हैं, कुल अधिकार उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में, क्या बोलोगे, कुल अधिकार भैया जी इसमें 6 हैं। और यूपी पुलिस वाले जो तैयारी कर रहे हैं, याद रख लेना, अधिनियम पढ़े बगैर एग्जाम में मत जाना। यूपी के एग्जाम्स की खास बात है कि आपको अधिनियम के जीएस में 1 से 2 क्वेश्चन मिलेंगे। तो सारे अधिनियम कब कब लागू हुए, चाहे आरटी हो, चाहे आरटीआई हो, चाहे उपभोक्ता संरक्षण हो, चाहे पर्यावरण संरक्षण हो, आपको सारे अधिनियम मुश्किल से 5 मिनट लगेंगे, ठीक है। तो आप उनको जरूर तैयार करके जाना। और दोस्त, मैं जो इनपुट आपको एग्जाम के लिए देता हूँ उनको नोट कर लिया करो कि ये मुझे करना है, उसको सीरियस होकर किया करो, तो वो एग्जाम के लिए बेनिफिशियल होता है। और अगर मैं बात करता हूं आपसे, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, नेशनल कंज्यूमर डे कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस यानी कि नेशनल कंज्यूमर डे कब मनाया जाता है, बताएंगे, नेशनल कंज्यूमर डे कब मनाया जाता है। और एक आपसे पूछेगा दोस्त, क्या इंटरनेशनल यानी अंतरराष्ट्रीय कंज्यूमर डे कब मनाया जाता है, तो क्या बोलेंगे भैया, राष्ट्रीय बनता है आपका 24 दिसंबर को, और अंतरराष्ट्रीय बनता है आपका 15 मार्च को, क्या बोलोगे, 15 मार्च को मनाया जाता है। कभी इसको गलत नहीं करना है, कभी गलत नहीं करना है, ठीक है, बोलेंगे जी। बहुत बढ़िया, मिसिका चौधरी जी, एकदम सही उत्तर आपने दिया था बच्चों। हाल ही में किस विश्वविद्यालय ने उपभोक्ता अधिकार जागरूकता अभियान आयोजित किया है, किस विश्वविद्यालय ने उपभोक्ता अधिकार जागरूकता यानी उपभोक्ताओं के अधिकार के लिए एक जागरूकता अभियान चलाया है, ये चलाया है बहरामपुर विश्वविद्यालय ने। किसने, बहरामपुर विश्वविद्यालय ने, जो कहाँ का है, ओडिशा का है, ओडिशा का है। और ये चला था आपका कहाँ पर, कारापल्ली बाजार में, उड़ीसा के, क्या बोलोगे, इस यूनिवर्सिटी ने कहाँ पर, कारापल्ली बाजार में,
ठीक है, बहुत चर्चित हुआ था और आपके एग्जाम में आने के बहुत चांसेस हैं। कारापल्ली बाजार में इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है मित्र, हाल ही में कौन सा देश यूरोपीय सशस्त्र बलों की संधि से बाहर हुआ है? यूरोपीय सशस्त्र बलों की संधि से बाहर, तो एक तो पहला प्रश्न बनता है यूरोपीय सशस्त्र बलों की संधि का जो आधार रही है वह रही है नाटो संधि। कितने बच्चे बताएंगे नाटो की स्थापना किस किस वर्ष में हुई थी? तो नाटो संधि हुई थी 1949 में, और उसके बाद में यूरोपीय सशस्त्र बलों की संधि हुई, और यूरोपीय सशस्त्र बलों की संधि हुई 1992 में। ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि अभी ये बहुत चर्चित रहा है, तो आने वाले समय में इससे क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि यूरोपीय सशस्त्र बलों की संधि कब हुई थी। इससे कौन बाहर हो गया है दोस्त? रूस बाहर हो गया है। और रूस के बारे में जान लीजिए, रूस ने अभी हाल ही में इस्लामिक बैंकिंग को शुरू किया है, इस्लामिक बैंकिंग को शुरू कर दिया है। वहां पर उन्होंने इस्लामिक बैंकिंग शुरू की गई है। क्या बोलोगे? आपका मतलब घोषणा हुई है कब से? अगले वर्ष 2024 से इसको शुरू करने जा रहे हैं। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, किस देश ने लिंग परिवर्तन और ट्रांसजेंडर शादियों पर रोक लगा दी है? रूस में क्या हुआ है, रूस में लिंग परिवर्तन और आपका क्या, अब जेंडर चेंज, आदमी महिला बन जाता, महिला और महिला आपका पुरुष बनना चाहती है, ठीक है, तो उस तरह के चेंजेस हो जाते हैं। क्या भैया ऐसा हो जाता? हाँ, आप लड़के होकर बच्चे को जन्म देना चाहते हो तो आपको मतलब सब कुछ चीजें बदली जा सकती हैं। रूस में लिंग परिवर्तन और ट्रांसजेंडर शादी को क्या बोलोगे? ट्रांसजेंडर शादी को क्या करेंगे? ट्रांसजेंडर शादी पर क्या हो गई है? रोक लग गई है। क्या हो गई है? रोक लग गई है। ठीक है, तीसरा आपसे पूछे, आरबीआई हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, आरबीआई ने रूस का एसबीआर जो बैंक है, रूस के एसबीआर बैंक को बंगलुरु में आईटी क्या बोलो? आईटी मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूनिट स्थापित करने की मंजूरी देती है। स्थापित करने की दोस्त क्या दे दी है? मंजूरी दे दी है। स्थापित करने की मंजूरी दे दी है। ठीक है, मंजूरी दे दी है। ठीक है, ऐसा हो सकता है राइटिंग थोड़ी बहुत ऐसे आ रही हो अजीब अजीब सी रोज की से उसको कॉपरेट करना थोड़ा सा। हाल ही में किसने राजा भालिंदर ट्रॉफी जीती है? राजा भालिंदर ट्रॉफी मध्य प्रदेश ने, हरियाणा ने, महाराष्ट्र ने या फिर ओडिशा ने? और दो चीज़ों के बारे में दोस्त मैं बात करना चाहता हूं आप लोगों से, आप बताना। एक तो ठीक है, मध्य प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र और फिर ओडिशा। क्या बोलेंगे? महाराष्ट्र ने इसको अभी हाल ही में, याद रख लेना, कितने 29 सालों के बाद में, 29 साल बाद इसको जीता है। और जब ये शुरू हुई थी तब भी जीते थे। शुरू हुई थी ये आपका 1994 में। क्या बोलोगे? 1994 में, और जीता है अभी इसको। 37वें जो राष्ट्रीय खेल हुए दोस्त, आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, नेशनल गेम्स जो अब के 37th हुए 2023 में, उसमें पहला स्थान किसका आया? पहला स्थान और दूसरा स्थान, तो पहला स्थान किसका रहा? महाराष्ट्र का रहा। याद रख लेना, 88 गोल्ड महाराष्ट्र ने जीते, और 88 गोल्ड के साथ में 228 मेडल जीते कुल। क्या बोलोगे? 228 मेडल जीते टोटल। दूसरे नंबर पर कौन रहा था? सर्विसेज यानी सेना रही, और सेना कितने मेडल के साथ में? 66 गोल्ड के साथ में 126 मेडल जीते सेना ने। सर्विसेज ने टोटल आपका 126 मेडल जीते। ये आपका दोस्त क्या है? आंसर है। ठीक है, अब मुझे बताएं, एक तो दोस्त मैंने आपको बताया कि कल एक तो यूपी पुलिस के लिए दोस्त आपका, कि आप यूपी पुलिस के लिए एक तो कि आप कब, यानी कि कैसे जीएस को तैयार करें, एक तो ये क्लास ले आऊँगा आपके लिए। और परसों यानी आना वाला जो परसों है, इसमें परसों में मैं एसएससी जीडी के लिए कि वहाँ की जीएस कैसे तैयार करें, किन टॉपिक्स पे फोकस करना है, बस जो मैं उसमें बोलूँ ना उसको आप एग्जाम तक फॉलो कर लेना, उसका आपको फ़ायदा मिलने वाला है। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या मैं आपसे बात करने वाला था दोस्त, एक हमारी जो बुक थी मैंने आपको बताई, बुक आप सब लोगों को इंतजार होगा। अब से पहले मैंने बुक आपकी लिखी है, मतलब आप देख सकते हैं इफेक्टिव बुक्स है, हिंदी बुक मैंने लिखी तो वो काफ़ी चर्चित रही। स्टैटिक जी के आप जानते हैं एग्जाम में क्या धमाल बचाया, तो इस बार उसी चीज़ को ध्यान रखते हुए एक कंप्लीट जीके, क्या बोलोगे? कंप्लीट जीके से मतलब है आपका, इस किताब के बारे में बहुत बच्चे मैंने देखे अभी कमेंट सेक्शन में बात कर रहे थे, तो कमेंट सेक्शन में जो पूछ रहे हैं बच्चे दोस्त, मैंने आपसे बोला था 2-3 दिन में तैयार हो जाएगी, लेकिन इसमें रिसेंट के कुछ चीज़, जैसे अभी अवार्ड्स मिले आपका, राजीव गांधी खेल रत्न, अर्जुन, अभी रिसेंट में जो चीज़ें मिली है मैंने उनको ब्लॉक्स में किताब में डलवाया है, हाईलाइट करके। कलर्ड बुक आप लोगों के लिए बनवाई है कि एकदम से आप बोर ना हो, काले काले अक्षरों को देख के बहुत सारे बोर हो जाते हैं लोग, तो उसको कलर्ड बुक बनाया है। नो डाउट कलर बुक है तो भैया उसकी कॉस्ट बढ़ेगी, लेकिन वो पैसे आपसे जो है, ऐसा नहीं है कि बहुत महंगी किताब आपसे ली जाएगी, उस चीज़ पे चर्चा हो जाएगी। तो वो किताब आपका 27 को, क्या बोलोगे?
27 को 7 लिख देता हूँ, 27 दिसंबर को दोस्त प्रिंटिंग में चली जाएगी, यानी तैयार हो गई आपकी। 27 दिसंबर को ये किताब आपके लिए अवेलेबल होगी, ठीक है। तो 27 दिसंबर, और या आप लोग ये मुझे डेट दे दीजिए, तो 27 दिसंबर को ये किताब आपके लिए क्या हो जाएगी, तैयार हो जाएगी। और 27 दिसंबर पर इस पर हमारा जो काम है वो पूरा हो चुका होगा, और इसके बाद ये आपके लिए अवेलेबल रहेगी, ठीक है। तो ये याद रखेंगे। ये टाइम के लिए दोस्त आप शेड्यूलिंग में देख लेना, मैं शेड्यूल कराऊंगा उसको, क्या टाइम रहेगा वो दिख जाएगा आपको। ओके, थैंक यू। बस दोस्त अच्छे से पढ़ते रहो, बहुत अच्छे से आगे बढ़ते रहो, रोना नहीं है, सिर्फ उम्मीद रखनी है खुद से कि आपको जो दिशा मिल रही है, जो मौका मिल रहा है। अभी आपने देखा होगा मौका नहीं मिल पाता है हर बार। यूपी कांस्टेबल में बहुत सारे बच्चों को ओवर एज कर दिया तो उनको मौका नहीं मिल पाया, तो मौका मिल रहा, वो भी बेचारे कहीं ना कहीं सेट होंगे, खुद को करेंगे। तो आपको जिनको मौका मिल रहा है ना, वो मौका हाथ से मत गवाइए, नहीं तो दोस्त ऐसे लगता है जैसे सपने टूट रहे हों। तो जरा सी जिंदगी, अरमान बहुत हैं, हम दर्द नहीं, कोई इंसान बहुत हैं, दिल को दर्द सुनाएं तो किसको, जो दिल के बहुत करीब है, जो दिल के बहुत करीब है वो अनजान बहुत हैं। तो आप लोग मेहनत करते रहिए। आप लोगों को ये समझना होगा कि आपका सिलेक्शन सबसे ज़रूरतमंद चीज़ है आपके लिए। बाकी दुनिया में कोई बाकी चीज़ें आपकी, अगर बच्चे नाकामयाबी हुई ना तो सब चीज़ें आपसे वैसे ही दूर हो जाएंगी। अगर आप अपनी चीज़ों को बनाए रखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी चीज़ें आपसे दूर ना हो, तो आपको कामयाब होना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं, मैं ये नहीं कहता कभी कि गवर्नमेंट जॉब में आपको, आपकी क्रिएटिविटी, आप किस फील्ड में कामयाब हो सकते हैं वो आप तय करेंगे। आपको लगता है आप गवर्नमेंट जॉब का वाला जो फील्ड आपका चुनाव है सही है, तो आप कर जाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं मित्र, मिलते हैं आपका कल के रिवीजन क्लास में। और मैं चाहूँगा एक एक बच्चा, सब लोगों तक ये मैसेज पहुँचाओ, कल की रिवीजन क्लास में ज़रूर जुड़ना, उसको हम एक अच्छी क्लास बनाएंगे। बाय बाय, टेक केयर, नमस्ते, मिलते हैं कल। जय मां सरस्वती, थैंक यू।